हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपका कक्षा 12th का बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। जो संपूर्ण मॉडल पेपर 2024 लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो बच्चों, हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सपोर्ट भी करिए। तो बच्चों, हम पहले इसमें क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बच्चों, इसमें पहला हम बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला प्रश्न उत्तर होगा, जिनमें फर्स्ट में हम क देखेंगे, ख देखेंगे, ग देखेंगे और घ देखेंगे और उनके चारों विकल्पों में से सही विकल्प को चुनेंगे। तो बच्चों, चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा विकल्प चारों विकल्पों में सही है। तो बच्चों, हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, देखिए, ये भारतीय भूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भूण विज्ञान के जनक। तो कहने का मतलब इंडियन एम्ब्रोलॉजिकल या फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रोलॉजिकल कौन है? ठीक है बच्चों। तो पहला क्या है? सर जगदीश चंद्र बोस। दूसरा हमारा क्या है? प्रोफेसर पंचनानन माहेश्वरी है। और इसके बाद तीसरा हमारा क्या है? डॉक्टर हरि गोविंद खुराना है। और चौथा हमारा क्या है? डॉक्टर बीरबल साहनी। तो जो भारतीय भूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, प्रोफेसर पंचनानन माहेश्वरी जी हैं, जिन्होंने भारतीय भूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने भारतीय भूण विज्ञान के लिए बहुत ही अत्यधिक काम किया और अधिक जानकारी प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, है वंशागत की इकाई है। कह रहे हैं कि जो वंशागत की यूनिट क्या है, इकाई क्या है उसको हमको देखना है। पहला क्या है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, और लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, ठीक है। और चौथा क्या है? जीन। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं वह धागे के समान होता है। जीन रूप या जीनोटाइप जो ठीक है, जो दिखाई दे, इंटरनल दिखाई दे, मतलब आंतरिक। और फिनोटाइप जो जो लक्षण के रूप में दिखाई दे। और जीन जो करेक्टर्स, ठीक है। तो बच्चों, इनमें क्या होता है कि वंशागत की इकाई कौन हो सकती है? जो हमारा क्या होगा? चौथा, जो आपका राइट होगा, ठीक है, जिसके द्वारा माता-पिता या पैरेंटल के द्वारा इन आने वाली जनरेशन के अंदर उनके लक्षण का समावेश हो सके, दिखाई पड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? कौन सा रोग ऐसा है जो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? पहला पोलियो है, दूसरा चेचक है, तीसरा एड्स है और चौथा टीबी है। तो बच्चों, इसमें जो है आपका, जो विषाणुओं द्वारा, जैसे आपका पोलियो यह विषाणु द्वारा होगा, ठीक है। और एड्स भी क्या होगा? विषाणु द्वारा होगा। और आपका चेचक भी विषाणु द्वारा होगा। और टीबी जो है यह विषाणु द्वारा नहीं होता है। ये राइट है। तो अगला है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? इकोसिस्टम सिस्टम से रिलेटेड इंडियन साइंटिस्ट कौन है? कौन वैज्ञानिक है? जो पहला क्या है? बीरबल साहनी। दूसरा क्या है? आर मिश्रा, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? राम उदार। और चौथा क्या है? केसी मेहता। तो बच्चों, इनमें ऑप्शन कौन सा सही है? आपके आर मिश्रा, जो क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम से रिलेटेड इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो बच्चों, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है, अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? एक नंबर के।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इनमें, ठीक है। प्रश्न उत्तर जो आपका है है अति लघु अ- अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जो आपके प्रश्न उत्तर सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है। सेकेंड में यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर सेकेंड का हमारा क्या है नंबर, सेकेंड का पहला है। तो सेकेंड का पहला क्या है, कह उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, खंडों में। तो कौन तोड़ता है, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिज रिएक्शन, इंडो न्यूक्लिज रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ख वाला क्या है, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं वह कौन से कारक होते हैं, तो बुचेरिया, ब्रेकोफाइट या निमेटोडा, निमेटोडा संघ के। और ठीक है, वाहक क्या होते हैं, कहते हैं यूकिलेक्स मच्छर, क्या होते हैं, यूकिलेक्स मच्छर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अगला है ग्रीव जव, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है। तो बच्चों देखेंगे यह क्या है, कृषि से संबंधित समस्याओं के निवारण में, ठीक है, जव जौ आपका प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रीव जौ प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। जैसे कीटनाशक रसायनों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घ है। तो क्या है, पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित हो जाते हैं, बाहरी जीन समावेशित हो जाते हैं, और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है, मतलब जो समावेशित होते हैं उसका भी लक्षण, और जो पहले से प्रेजेंट होते हैं उसका भी लक्षण, दोनों का प्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अगला हमारा क्या है दोहरा निषेचन की परिभाषा लिखिए। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। आप्तबीजी पौधे कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री आप्तबीजी पौधों में सयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। जो क्या होते हैं समयुग्मन और त्रिसंलयन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन को सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, डबल निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों देखिए हमारा लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड, ठीक है, जो प्रश्नों उत्तर 3 होगा, ठीक है। तीसरा, तीसरे में 2 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए तो हमारा पहला क ख करके दिया रहेगा। तो क करके दिया है, तो देखिए कापस ल्यू ल्यूटियम क्या है, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखना है 2 नंबर। तो बच्चों इसमें इसका देखेंगे, आप देख लीजिए। अंडवत्सक के बाद पोटिका की कोशिकाएं केंद्रक में जमा हुए, ठीक है, जमा हुए रुधिर के थक्के की ओर बढ़कर एक अंतःस्रावी ग्रंथियल संरचना पित्त पिंड बना लेती है, जो गर्भा गर्भावधि पूर्ण होने तक बनी रहती है तथा कुछ हार्मोन्स का निर्माण करती है। यह अंतराली कोशिकाओं से बनी एक बड़ी बड़ी पीली कोशिकाओं से बनी संरचना होती है। यह निषेचन होने की, ठीक है, यह निषेचन होने की दशा में हा, हार्मोन स्रावित करता है, जिससे मासिक चक्र रोका जा सके। यदि अंडाणुओं का निषेचन नहीं हुआ तो यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है जो एमसी होता है उसको रोका जा सकता है। नहीं तो जो आपके क्या होंगे, ओवरी में एक बनेंगे वह फर्टिलाइजेशन से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो 2 नंबर में पूछा गया है
निर देखिए निर्भागी निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमारा ये क्या है बच्चों देखिए निर्भागी। तो हमारा ये बीजांड द्वारी प्रवेश है, बीजांड द्वारी प्रवेश जिससे हम इसके अंदर बीजांड प्रवेश करते हैं। और यह अगला हमारा है देखिए बच्चों निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश होता है, निभागी प्रवेश यह देखिए पराग नलिका है जिसके द्वारा इसके अंदर प्रवेश करते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार से अपने ठीक है बोर्ड के कॉपी में नामांकन चित्र अगर पूछता है तो बनाएंगे बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग है, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए डीएनए में भेद करिए। तो बच्चों इसमें जो प्लाज्मिड डीएनए होता है और गुणसूत्री डीएनए होता है डीएनए प्लाज्मिड छोटे एवं गोलाकार डीएनए अणु हैं जो गुणसूत्री डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से अलग रहते हैं तथा इनमें 3 से 4 जीन ही होते हैं, जबकि गुणसूत्री डीएनए पर ठीक है उनके अनेक जीन होते हैं। क्या होते हैं? अनेक जीन, और ये बड़े होते हैं। इनका कार्य गुणसूत्री जीन्स जीन्स के कार्य से भिन्न होता है तथा यह अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करते हैं। इनमें प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन होता है जो गुणसूत्री जीन पर अनुपस्थित होते हैं। इन पर प्रोटीन नहीं होती है तथा अपेक्षाकृत ये जीवित रहने के लिए भी आवश्यक नहीं होते हैं। अपेक्षाकृत जीवित रहने के लिए भी आवश्यक नहीं होते हैं। ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे जैसे दिया है टर्न्स सिंड्रोम क्या है? टर्न्स सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसका लक्षण क्या है? तो बच्चों देखिए इनमें क्या होता है जब यह संरक्षण अधोगुणिता ठीक होता है, अर्थात यह लिंग गुणसूत्र मोनोसोमिक मोनोसोमिक होते हैं अर्थात XO अवस्था में होती है। तो इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 45 मतलब 22 जोड़ा प्लस XO होगा। इससे इस प्रकार का शारीरिक अल्प विकसित होगा। क्या होगा? अल्प विकसित हो गए, बौना होंगे, अल्प विकसित होते हैं। और बच्चों अल्प विकसित मादा के समान होता है। ठीक है, यह लड़की बाज होती है। क्या होती है? बाज होती है। जो जिनमें जननांग क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। ठीक है, अविकसित होते हैं। जैसे देखिए अब हम इसके माध्यम से समझा दे रहे हैं। देखिए बनाए हैं, यह मादा है एक्स इसके अंडजन ओ और इसके नर है XY, इसके X और Y। तो जब इसमें देखिए टर्नसिडोम क्या होगा? ये होगा एक्स और ओ, जब एक एक्स इसमें और ओ, और इसमें क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है, और इसमें एक्स वाई और वाई ओ। तो यह क्या हो जाता है? गर्भपात। क्या हो जाता है? गर्भपात। तो बच्चों आगे हम चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा लघुत्तरी प्रश्न सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड में प्रश्न उत्तर नंबर 4 आ गया आपका, जो 3 नंबर का होगा। तो प्रश्न उत्तर 4 में हम देखेंगे पहला क। तो हमारा पहला क्या है? क है। क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं? यह कैसे उत्पन्न होता है? ऐसे मनुष्य जिनमें यह उपस्थित है के लक्षण लिखिए। ठीक है, उपस्थित के लक्षण लिखिए। तो बच्चों देखते हैं कि क्या है ये। देखिए क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम, यह स्थिति क्लाइनफेल्ड संलक्षण कहलाता है। यह लिंग गुणसूत्रों की अधिगुणता के कारण होता है, अर्थात इनमें लिंग ठीक है गुणसूत्रों में ट्राइसोम पाई जाती है तथा कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए 22 जोड़ा ऑटोसोम्स और प्लस XXY मिलाकर 47 हो गए। तो ठीक है, 22 दूना 44 46 है। देखिए 22 दूना 44 45 46 और एक
47 हो गया। इस प्रकार के संरक्षण में जो वृषण अल्प विकसित रह जाते हैं तथा स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं इनके शरीर, ठीक है, इनके शरीर पर बालों की कमी होती है। यद्यपि वायु गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण ये पुरुष होते हैं, क्या होते हैं, पुरुष हो जाते हैं, किंतु एक्स एक्स गुणसूत्रों की उपस्थिति इनमें स्त्री जैसे लक्षण भी उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, ठीक है, तथा इन्हें ग ग्राइनोकोमेस्टिया कहते हैं, ग्राइनोकोमेस्टिया कहते हैं। कभी-कभी देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, कभी-कभी इस प्रकार के संरक्षण में जो हमारा यक्ष गुणसूत्र की संख्या 2 से भी अधिक हो जाती है, 2 से अधिक हो जाती है, कि क्या हो जाती है, 2 से अधिक। जैसे इसमें 3 हो गया, इसमें देखिए 4 हो गया, इसमें देखिए 6 हो गया, हो जाता है। कभी-कभी इसमें वायु गुणसूत्र नहीं होता है, कभी-कभी इनमें वायु गुणसूत्र भी नहीं होता है। यदि वायु गुणसूत्र वाले अर्थात एक्स वाई वाई वाले संरक्षण स्वभाव से अनियंत्रित होते हैं। ये लंबे, बुद्ध, अति कामुक तथा गुस्से वाले होते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरे का हमारा ख है, ठीक है। क के बारे में, चौथे का ख है बच्चों, तो सॉरी चौथे का ख है। तो मानव जिनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है तो हम लिखेंगे। पहले इसमें देखिए मानव जीनोम परियोजना, तो मानव जीनोम परियोजना क्या होती है उसको देखेंगे और टिप्पणी लिखेंगे इस पर। तो जीन राशि या जीनोम संतान को अपने जनकों से जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, अपने माता-पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग डीएनए का होता है। डीएनए और कुछ प्रोटीन की सहायता से पराकुंडलित होकर अधिक संघनित गुणसूत्र बनाते हैं, अधिक संघनित गुणसूत्र बनाते हैं। तो जो मानव जीनोम परियोजना की प्रथम सोच संभवतः फ्रांस के, ठीक है, वैज्ञानिक थे जीन डासेट 1983 की है। वे प्रारंभ में मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम पर कार्य कर रहे थे, जिससे उन्हें प्रमुखतः अंग प्रत्यारोपण के कार्य में सहायता मिल सकी और, ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत विश्व की कई प्रयोगशाला कार्यरत हैं, अर्थात यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, इसलिए इसे महापरियोजना कहते हैं। बच्चों अगर आप इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो और कुछ भी लिख सकते हैं। जो इस पर मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। ग हमारा क्या है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। जो बच्चों कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक अर्थात खाद ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से तैयार होते हैं। क्या होते हैं, अपघटन मतलब वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी तत्वों की आपूर्ति की क्षमता होती है। इन तत्वों को ये कम मात्रा में किंतु लंबे समय तक प्राप्त कराते हैं। ये मृद ठीक है, मिट्टी की भौतिक दशा को भी सुधार देते हैं, क्योंकि इनमें, ठीक है, ह्यूमस बढ़ाने की अत्यधिक क्षमता होती है, ह्यूमस बढ़ाने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो बच्चों क्या करते हैं, ह्यूमस मतलब होता है जो जैविक, ठीक है, जैविक उर्वरक बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है और जिससे हमारी खेतों में, कृषि भूमि में उपजाऊ बना सके और पैदावार बढ़ सके। तो बच्चों अब देखिए, जैव उर्वरक को बनाने में सूक्ष्मजीवों का ही हाथ होता है, जिनमें प्रमुखतः, ठीक है, प्रमुखतः जीवाणु एवं कवक होते हैं, ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया एवं फंगस होते हैं, जो पशुओं का गोबर, करकट, भूसा, वनस्पति आदि के अवशेष या जो जीव जंतुओं या मवेशियों के, ठीक है, यूरेन आदि को किसी छायादार स्थान पर गड्ढे में
एकत्रित करके इसे मिट्टी से ढक देते हैं, जो हमारा क्या बन जाता है, जैविक खाद बन जाता है, जो मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसका महत्व क्या है, भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव जैसे नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके एक्जोबैक्टर, ठीक है, स्थिर करके उनके यौगिक बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोसोमोनास अमोनिया NH3, ठीक है, को नाइट्राइड में तथा नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइड को नाइट्रेट्स में बदलकर पौधों के उपयोग के लिए उपयुक्त बना देते हैं। इससे भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। और बच्चों क्या होते हैं देखिए, है। अनेक मृतजीवी भूमि में रहकर विभिन्न प्रकार से मिट्टी के उमस को बढ़ाकर उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे घ वाला, चलते हैं घ देखते हैं क्या है। तो बच्चों ये देखते हैं घ वाला है, जो 3 नंबर का ए भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घ वाला है। तो बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन है, एड्स के रोग ने दुनिया में महामारी का रूप ले लिया, इसके वायरस का क्या नाम है, इसके लक्षण क्या है, और बचाव एवं नियंत्रण लिखना है। तो बच्चों हम देखेंगे यह एक बहुत बड़ा, ठीक है, महामारी रोग है। तो इस रोग के बारे में हम चलते हैं देखते हैं। तो पहला क्या है, एड्स है, जो AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सन 1981 में अमेरिका में एक सर्वे किया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि वहाँ रहने वाले समलैंगिक, मतलब सेम सेक्स के रहने वाले जो यंग थे, युवक थे, उनमें देखा गया, ठीक है, जिन्हें मादक पदार्थों लेने की आदत थी, मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थों के लेने की आदत थी, और उन्हें कैंसर तथा निमोनिया जैसे घातक रोग होने लगे। इन युवकों में इन रोगों के प्रतिरक्षण क्षमता भी बहुत कम हो चुकी थी, जो इनके अंदर एंटीजन थे वह बहुत ही कम होते जा रहे थे। तब सन 1984 में रॉबर्ट गेलो ने बताया कि यह रोग एक अज्ञात रीटो वायरस श्रेणी के वायरस के संक्रमण से होता है। कौन सा है, रीटो वायरस श्रेणी के वायरस के संक्रमण से होता है। तो अमेरिका में एक संगठन बनाया गया सन 1986 में, वायरस नामांकन की अंतर्राष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन वायरस, ठीक है, बनाया गया। इसमें यह देखा गया कि इस वायरस को मानव, ठीक है, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस का नाम दिया गया, जिसका नाम था ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HIV कहते हैं, ठीक है। HIV का फुल नेम क्या होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसमें क्या थे, एड्स रोग के लक्षण एवं बचाव एवं नियंत्रण क्या था। तो इसमें देखेंगे जो HIV, ठीक है, HIV या एड्स रोग उत्पन्न करता है कि मुख्य लक्षण कोशिका, ठीक है, जो कोशिका होती है उस कोशिका का नाम था T4 लिपोसाइट, T4 लिपोसाइट होती है। तो उसमें भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूरे शरीर में दर्द, खांसी, मुख एवं आंत में घाव हो जाता है, होता है, ये लक्षण होता है। इसलिए संसार भर में सैकड़ों लोगों की मृत्यु प्रतिदिन इस रोग से हो जाती है। और हम आगे भी देखेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं आगे, रुधिर में प्रतिरक्षी प्रोटीन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का पता, ठीक है, सीरमी जांच द्वारा लगा कर HIV के संक्रमण के होने या न होने का पता लगाया जाता है। तो कैंसर अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ने HIV फर्स्ट तथा HIV सेकेंड
या डब्ल्यू वायट कीट बनाया। लगभग 30 औषधियों में एड्स के इलाज की क्षमता का पता लगाया गया, जैसे जाइडोबुडाइन और एज़ोडोथाइमिडीन, यह औषधियाँ थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 5वां है, 5वां भी 3 नंबर का होता है। इसमें भी बच्चों क, ख करके दिया रहेगा, जो 3-3 नंबर का, और उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो जो आपके क, ख, घ करके दिया रहेगा 3-3 नंबर का। तो चलते हैं देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम क्या लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है। तो क्या है, बायोरिएक्टर क्या होता है? अत्यधिक आयतन संवर्धन से उत्पाद की प्राप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का विकास किया गया, जहां संवर्धन का अत्यधिक आयतन संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान होता है, जिसमें सूक्ष्मजीव, पौधे, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैव रूप में विशिष्ट उत्पादों को वैशिष्ट एंजाइम आदि के द्वारा। तो आगे क्या है, प्रायः सर्वाधिक प्रयुक्त बायोरिएक्टर, ठीक है, बिलोडित होज रिएक्टर बेलनाकार बनावट का अंदर से घुमावदार होता है, अतः अंदर रखी वस्तुओं को मिश्रित करने में सहायता मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, चिकित्सीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो आपका फिजिशियन देखिए, चिकित्सीय समापन क्या होता है? सभगता का चिकित्सीय समापन। तो क्या होता है, देखिए मेडिकल कल जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो कभी-कभी स्त्री की कुछ विशेष संरचनात्मक या क्रियात्मक स्थिति के कारण स्वतः गर्भपात हो जाता है, ठीक है। किंतु आजकल परिवार को सीमित रखने के उद्देश्य से प्रेरित गर्भ समापन या गर्भपात या ठीक है का चिकित्सीय समापन भी किया जाता है। चिकित्सा के द्वारा भी यह किया जाता है। तो इसके आगे क्या है, इसके लिए अधिकतम 3 माह की आयु के पहले ही भ्रूण को, जो इंडोडर्म को वैक्यूम पंप द्वारा गर्भाशय से खींचकर निकाल दिया जाता है। और इसके बाद आगे है माई प्रोस्टोन, ठीक है, RU 486 नामक औषधि गर्भाशय की दीवार में जो होता है हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स होता है, प्रोटोस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव को समाप्त करके एंडोमेट्रियम के खंड को प्रेरित करता है, और 12 सप्ताह से अधिक गर्भ का गर्भपात घातक होता है। इसमें माता की जान जा सकती है। तो बच्चों हम देखते हैं चिकित्सीय संगभरता समापन निश्चित रूप में अनचाही, ठीक है, संगभरताओं से मुक्ति पाना है, तो फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम अथवा अथवा संभोग के समय गर्भ निरोधक उपायों में के असफल रहने अथवा रेप जैसी घटनाओं के कारण होता है। ठीक है, रेप जैसी घटनाओं के कारण होता है। परिवार नियोजन अथवा गर्भ समापन आदि सभी उपाय योग चिकित्सा की देखरेख में होना चाहिए, नहीं तो यह बहुत ही घातक होता है। तो बच्चों नेक्स्ट है ग है डीएनए, ठीक है, डीएनए अंगुली छापी या आरएनए फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, देखेंगे क्या है हमारा डीएनए अंगुली छापी या आरएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। प्रारंभिक तौर पर डीएनए अंगुली छापी तकनीक का विकास एकलक जेफरी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है,
1985 द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि अनुसर्गी डीएनए को प्रोब के रूप में प्रयोग में लाया, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है। ठीक है, बहुरूपता मिलती है। इससे अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न, ठीक है, विभिन्न संख्या या VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ रेंडर रिपीट के रूप में जाने जाते हैं। इस तकनीक को सर्दन ब्लॉट हाइब्रिड हाइब्राइडजेशन कहते हैं, हाइब्राइडजेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको ईडी, ठीक है, ईडी सर्टन 1975 ने एक तकनीकी के रूप में विकसित किया, जिससे सर्दन ने ब्लॉटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ब्लॉटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों क्या है, किसी भी व्यक्ति के किसी ऊतक जैसे रक्त, बाल, त्वचा से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है, जो न्यायालयी उपयोगों में एक समान के लिए उपयोगी है। इसके इसके अतिरिक्त डीएनए अंगुली छाप मानव जीनोम के आनुवंशिक मानचित्र तैयार करने में लाभदायक है। और इसके बाद यह चित्र क्षारक जोड़े का क्रम स्पष्ट कर देता है। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राम पर बनी डीएनए पट्टियों के प्रतिरूप पर एक जीन के लिए विशेष होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखना है। ये बच्चों कितने नंबर का है, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो इस ये क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए, जो हमारे 5वें प्रश्न का घ है। तो बच्चों इनमें प्रतिबंधन एंजाइम्स क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़कर द्विसूत्री, ठीक है, द्विसूत्री डीएनए का विधिलन कर देते हैं। विधिलन मतलब जो एक दूसरे में टूट जाते हैं। आज तक की जानकारी के अनुसार वैज्ञानिकों के पास प्राकृतिक भेंट के रूप में यही मात्र ऐसा चाकू या उपकरण है, जिसके द्वारा डीएनए संरचना को भेदा मतलब तोड़ा जा सकता है, जीन्स को विलग्न किया जा सकता है, क्रोमोसोम संरचना का विशेष, ठीक है, विश्लेषण कर सकता है, तथा नवीन नवीन प्रकार के डीएनए अणु तैयार कर सकता है। आगे हमारा क्या है बच्चों, बच्चों 1960 के दशक में 1960 के दशक में 1960 के दशक में आर्बर, ठीक है, ने प्रतिबंधन एंजाइम के होने की संभावना व्यक्त की। तो प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस कहे जाने वाले एंजाइमों के बड़े ही समूह के होते हैं, जो दो प्रकार के, ठीक है, एक्सो न्यूक्लियेज तथा एंडो न्यूक्लियेज होते हैं। इनमें जो फर्स्ट वर्ग का प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है, फर्स्ट वर्ग का प्रतिबंधन एंजाइम एंजाइम डीएनए के द्विकुंडलित अरूपांतरित पहचान अनुक्रम पर क्रिया करता है। ठीक, और इसके बाद है देखिए, डीएनए अणु के साथ कुछ कुछ दूर पहुंचकर एक ही सूत्र का विधिलन करता है, लगभग 25 अणु न्यूक्लियोटाइड का लंबाई में अवकाश उत्पन्न कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम आयन एटीपी तथा यस एंडोसोल मैथोनिक्स को परफेक्ट की आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे, जो 60वां प्रश्न देखेंगे। 60वां प्रश्न भी क्या होगा, 3-3 नंबर का होगा। तो उनमें भी क ख ग घ देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, जीन थेरेपी पर टिप्पणी लिखिए। जीन थेरेपी या चिकित्सयी, ठीक है, चिकित्स जीन चिकित्सयी पर टिप्पणी लिखिए। जीन थेरेपी क्या होता है, अत्यधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से जीन्स की
क्रियाशीलता की जानकारी करने के बाद गलत जीन को हटाकर सामान्य जीन को प्रतिस्थापित करना जीन थेरेपी कहलाता है या चिकित्सीय कहलाता है। तो बच्चों आगे हमारा क्या है देखिए, जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लिया जाता है जिसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषी को का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार के लिए जीन का व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में समावेशित किया जाता है। आगे क्या है हमारा देखिए है, जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय बालिका में एक एंजाइम एडेनोसिन डिमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक थी। क्या थी? अति आवश्यक थी। तो बच्चों अति आवश्यक थी। तो हमारा क्या नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एडेनोसिन डायमिनेज से संबंधित जीन विकृत के कारण घातक संबंध प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार के रोगों में अ ठीक है अक्रिटी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक, और सक्रिय एडीए का सीडीएनए रीटो विषाणु संवाहक का प्रयोग करके लक्षणाणु में प्रवेश कराया जाता है, जिससे भयंकर बीमारी हो जाती है। तो बच्चों हमारा देखिए ख क्या है, जब प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग जो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो जो क्योंकि क्या है, जब प्रौद्योगिकी एक सरल जैविक कारकों के अनियमित अनुप्रयोग से चाहे वे जीवित हो तथा अजीवित कोशिका हो या कोशिकांग के लाभदायक उत्पादक महत्व के लिए बनी विधियां हैं। तो बनी विधियां हैं। तो पहला इसमें है स्वास्थ्य चिकित्सा एवं औषधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार में विशेष योगदान रहा। तो क्या क्या योगदान था? पहला था टीका द्वारा रोगों का रोकथाम, ठीक है, टीका द्वारा रोगों का रोकथाम। और दूसरा क्या था? स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पादन करना, गर्भ पूर्व रोग की जानकारी होना, ठीक, जीन अदला बदली चिकित्सा। और पांचवा हमारा क्या था? पांचवा था कृत्रिम प्रजनन द्वारा परक नली शिशु का विकास। तो आगे हमारा क्या है? दूसरा है औषधियों के निर्माण में। तो जैव तकनीकी ने औषधियों उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है? वर्तमान समय में 30 से अधिक पुनः संयोजक चिकित्सीय औषधियां विश्व में मनुष्य के उपयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। तो हमारा ये था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। जो कितने नंबर का है? 3 नंबर का है ग है। तो परभक्षी क्या होते हैं उस पर टिप्पणी लिखना है। तो बच्चों देखिए, परभक्षी हमारे परभक्षी विषमपोषी की भोजन ग्रहण करने की विधि है जिसमें परभक्षी अपने भोजन या शिकार को मारकर खाता है। प्रायः सभी जन परभक्षी हैं, कुछ पौधे भी परभक्षी होते हैं। यह परस्पर दोनों की जनन शक्ति या भक्षण, ठीक है, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता दोनों के आकार और परिमाप तथा रुचियों पर निर्भर करते हैं। परभक्षी एकहारी अल्पभक्षी हो सकता है। आगे देखिए, कुछ कुछ भी हो, परभक्षी भक्ष्य की जनसंख्या को क्रम से खाकर कम करने का अनायास प्रयास करता है। जैसे देखिए, एक परभक्षी खाद्य श्रृंखला में स्पष्ट देखे जा सकते हैं कि सर्पों की उपस्थिति में चूहों की संख्या काफी कम
हो जाती है। इसी प्रकार एक घास के मैदान के पारितंत्र में भक्ष्य तथा परभक्षी की संख्या संतुलित रहती है। और इसके बाद क्या है, किसी जव समुदाय में एक एकाहारी परभक्षी अर्थात एक ही भक्ष्य पर निर्भर परभक्षी के लिए भक्ष्य काफी संख्या में उपलब्ध है, काफी संख्या में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों अब देखिए, यह भी 3 नंबर का है, जो आपका घ घ है। तो प्लाज्मिड क्या है और पीवीआर 322 पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों पीवीआर 322 पर टिप्पणी लिखना है, जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यह एक दोहरे, ठीक है, स्टैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्रकाप के बाहर स्थित होता है। ठीक है, प्लाज्मिड की एक विशेषता है कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर, ठीक है, विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर, तो बच्चों यहाँ देखिए, विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरे कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता बनाए रखता है। सबसे पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया जो वेक्टर प्लाज्मिड पीबीआर 322 था, जिसे एरिसिया कोलाई के कोई प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। ठीक है, तो बच्चों अब देखेंगे हम आगे। आगे हमारा क्या है, देखिए, इसको वोली, ठीक है, ओलिवर ने तैयार किया और दूसरी ओर प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। इन्हें सहज ही यहाँ से पृथक किया जो, ठीक है, जो जा सकता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इन संवाहकों में सभी आदर्श गुण नहीं होते हैं, सभी आदर्श गुण नहीं होते हैं। अब बच्चों देखिए, पीबीआर 322 संवाहक तैयार करने में भी इरिचिया कोलाई से प्राप्त प्लाज्मिड में आवश्यक गुण नहीं थे। तो पीबीआर का फुल नेम क्या होता है? पी माने होता है प्लाज्मिड और बी वन होता है वोलिवर, और ठीक है, आर मानता होता है रोडी गुज, रोडी गुज होता है। तो बच्चों अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारा है इसमें जो हमारा है दीर्घ प्रश्न, जो हमारे कितने नंबर के होंगे? 5। और यह हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। इनमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चन के आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें आपके, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दो दो पर टिप्पणी लिखिए। तो हमारा 3 दिया है, जिस पर निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी। तो पहला है प्रतियोगिता या स्पर्धा, दूसरा है परजीविता, और तीसरा है डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों हम पहले का देखते हैं है क्या है। तो पहला हमारा है प्रतियोगिता या स्पर्धा, जो आपका 2.5 नंबर का होगा। जो क्या होता है? प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा एक प्रकार की जीवन संघर्ष है, जो ठीक है, शीत युद्ध की तरह चलता है। जल, आवास, ठीक है, प्रकाश, पोषण, गैसों आदि की उपलब्धता के लिए इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। अतः समान जाति के जीव समूह के जीवों के मध्य यह सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और बच्चों देखेंगे सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं। अन्य जीव जातियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलती रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए एक दूसरे में कंपटीशन चलता रहता है, चाहे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतियोगिता या स्पर्धा कहते हैं। तो विभिन्न जातियों के जीवों को देखें तो पाए गए कि वे किसी आवास में उनके इस जैव समुदाय में जंतु या पौधे दोनों होते हैं। इनमें भी जंतु समुदाय के अनेक सदस्य विभिन्न जातियों के होते हैं।
इन जातियों का रहन-सहन बहुत ही कुछ एक जैसा होता है, किंतु अन्य जातियों के जंतुओं से यह काफ़ी काफ़ी विभिन्न हो सकता है। इसे उस जीव की इकोसिस्टम या पारिस्थितिक क्रम स्थिति या पारिस्थितिक क्रमता कहते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम क्रमता से समुदाय में जातियों, ठीक है, जातियों की संख्या के बारे में पता चलता है। तो बच्चों ये था, और इसके हम अगला देखेंगे जो हमारा क्या है, परजीविता किसे कहते हैं। तो देखिए, परजीविता किसे कहते हैं। पैरासिटिज्म, जैव समुदाय के दो जीवधारियों के मध्य परजीविता विशेष ऋणात्मक अंतःक्रिया है, जिससे एक सदस्य दूसरे सदस्य से दूसरे की जीविता अवस्था में ही पोषण प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि एक सदस्य दूसरे जीव सदस्य के से पोषण को प्राप्त करता है। यह विशेष विषमपोषी जीव है जो परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी, जो एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। इनमें से जो अपनी विशिष्ट एवं निश्चित जाति के दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है? अविकल्पिक। तथा जो अपना अन्य जातियों से भी पोषण प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं विकल्पी कहलाता है। क्योंकि परपोषी जीव, परपोषी जिससे भोजन प्राप्त किया जाता है, भोजन प्राप्त किया जाता है। अब हमारा देखिए है परजीवी परपोषी से भोजन प्राप्त करने में अतिरिक्त आवास भी प्राप्त करता है। यह भी निश्चित है कि परजीवी अपने परपोषी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, जबकि पोषद होस्ट बिना परजीवी के ही जीवित रहता है। परजीवी समानता अपने होस्ट में कोई रोग उत्पन्न करता है, ऐसे में वह रोगजनक कहलाता है। क्या कहलाता है? रोगजनक कहलाता है। परजीवी का वह अंग जो परपोषी से भोज्य पदार्थ प्राप्त करने में सहायक होता है, वह क्या कहलाता है? चूस्कांग कहलाता है। और आगे देखिए, परजीविता प्रोटोजोआ, कवकों, वायरस तथा जीवाणुओं जैसे सूक्ष्म जीवों में बहुतायत से पाई जाती है। अधिकतर कवक इत्यादि परजीवी के चूस्कांग परपोषी के अंदर ही प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ परजीवी जो वैकल्पिक होते हैं, परपोषी के मृत्यु हो जाने पर कभी कभी मृत जीवी की तरह ही जीवन यापन कर लेते हैं, जैसे हाँ, अल्टानेरिया, जैसे अल्टानेरिया। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, आठवां है। आठवां हमारा कितने नंबर का होता है? जो हमारा आपका 6 नंबर का होगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं कितने नंबर का होगा। 6 नंबर का जो दिया है, परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो परागण या पॉलिनेशन किसी पुष्प के पराग कोश से निकले हुए पराग कणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। आगे क्या है? आगे है परागण के लाभ। तो परागण के लाभ देखेंगे, एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन। पहला देखिए, यह निश्चित तथा अवश्य अवश्यभावी होता है, क्योंकि इसके लिए किसी बाह्य माध्यम या कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है, संतति में जात के गुण वही रहते हैं, इस प्रकार की जात की शुद्धता बनी रहती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके लिए अधिक परागण कण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है और बिना कारण जीव द्रव्य तथा ऊर्जा नष्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और देखिए, कर्मकों को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध या मकरंद आदि आदि नहीं उत्पन्न करना पड़ता है। तो अब देखिए, परागण से हानियां। ठीक है।
एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन। तो पहला है परागण से विभिन्नताएं समानता उत्पन्न नहीं होती हैं या कम हो पाती हैं। दूसरा हमारा क्या है, पौधे की संतति के लक्षण वही रहते हैं जिससे नई उन्नत जातियां जातियां नहीं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आगे हम देखेंगे बच्चों। तो तीसरा हमारा क्या है, लगातार परागण होते रहते हैं, ठीक है, होते रहने से उत्पन्न बीज संख्या में कम, हल्के छोटे तथा पौधे दुर्बल एवं अस्वस्थ हो सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा ये भी कितने नंबर का होगा, लास्ट वाला आपका 5 नंबर का है। ठीक है बच्चों, 5 नंबर का होगा। तो यह क्या है, आनुवंशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम या स्वतंत्र अपोहन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों पहले देखेंगे हम आनुवंशिकता क्या है या आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। जनक जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को वंशागत या आनुवंशिकता, मतलब जो एक पहली हमारी पीढ़ी है उसके लक्षण दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो मेंडल के देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम देखेंगे। मटर के पौधों पर प्रयोग करते समय मेंडल ने एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस तथा अन्य कुछ प्रयोगों के आधार पर कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। तो उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष उन नियमों में निकाले, तो उन नियमों को हम चलते हैं देखते हैं। तो देखिए, मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए संकरण प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए। तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले दो पौधों का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम संताति, ठीक है, पीढ़ी में एक लक्षण प्रभावी लक्षण तथा छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो दूसरा भी नियम देखेंगे हम, यह पहला नियम था। तो बच्चों इसमें देखिए, शुद्ध लाल पुष्प, शुद्ध सफेद पुष्प, जो क्या थे, ठीक है, पी या F1 पीढ़ी के जो थे, तो P1 पीढ़ी के जो थे R1, तो इसमें जो गैमेट था, तो जब इस पर क्रॉस कराया गया इस प्रकार से, तो हमारे क्या देखिए, इस प्रकार से क्रॉस कराया गया, तो शंकर लाल और शंकर लाल बन गए, तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आर आर, फिर कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर बन के तैयार हुआ। तो अब देखिए, मेंडल का दूसरा नियम क्या था, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो इसमें क्या था देखिए, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन पहुंचता है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक ही जीन होता है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। जैसे व्याख्या में, युग्मकों के सहयुग्मन से F2 पीढ़ी में लाल एवं सफेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। तो हम तीसरा नियम भी देखेंगे बच्चों। तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अपोहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्यूरमेंट। ठीक है, दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गैमेट्स में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से समायोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप नए नए सहयोग बनते हैं, नए नए सहयोग बनते हैं। देखिए, जैसे गोल पीला बीज, झुरीदार हरा बीज, जो जनक पौधे आर आर वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर वाई, इस प्रकार से युग्मक है, जो इस प्रकार से करने के बाद F1 पीढ़ी, देखिए F1 पीढ़ी के जो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई तो बनते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों देखिए, यह चार्ट बना लेंगे जो रेशियो वाला,
तो फीमेल गैमेट्स और इसके बाद मेल गैमेट्स अप टू दूसरी पीढ़ी बनाएँगे। जो दूसरी पीढ़ी में देखेंगे 9:3, 3:3 और 1 आएगा। तो बच्चों क्या करिए ये हमारा मॉडल पेपर 2024 था बायोलॉजी का कक्षा 12th का। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट ज़रूर करिए। हम आपके लिए एक नई वीडियो फिर लेकर आएँगे। तो बच्चों इसको मेहनत से जो आपके बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा।